चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका बिजनेस एथिक्स का। थ्योरी ऑफ एथिक्स या थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स बोला हुआ, कुछ थ्योरीज बनाई हुई है उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने बिजनेस एथिक्स को डिफाइन किया है। भी इस प्रकार से भी बिजनेस एथिक्स होते हैं। नॉर्मली हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में सिर्फ पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए रॉन्ग हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए गुड हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। हम लोग ये चीज़ एथिक्स ही बोलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन इसी चीज़ पे बनते हैं। जो चीज़ें कंपनी के फेवर में होंगी वो कंपनी उनको अच्छा मान के चलेगी, जो कंपनी अनफेवरेबल में है उसको कंपनी बुरा मान के चलती है। उसी पे ही बिजनेस एथिक्स बनते हैं। बिजनेस एथिक्स के लिए उन्होंने थ्योरी बनाई है। थ्योरी बनी हुई है नॉर्मेटिव थ्योरीज। नॉर्मेटिव थ्योरीज आगे दो भाग में डिवाइड हैं, कॉन्सिक्वेंटेड एंड नॉन कॉन्सिक्वेंटेड। सबसे पहले हम कॉन्सिक्वेंटेड थ्योरी की बात करेंगे। नॉर्मेटिव थ्योरी में सबसे पहले थ्योरी हमारे पास आ रही है इगोइज्म। इगोनिज्म समझते हो? हर एक बंदे में ईगो होता है। सेल्फिश, हम ऐसे ही बोल सकते हैं सेल्फिश। हर एक बंदा अपनी ईगो के साथ चलता है। ये जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंटेड थ्योरी है, ये हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हर एक बंदे में ईगो लाइफ एक स्टाइल होता है। कहते हैं बंदे के एथिक्स जो है ईगो से ही जनरेट होते हैं। जब बंदा अपने आप को अपनी मार्केट में या अपनी सोसाइटी में कुछ अलग से दिखाना स्टार्ट करता है अपनी ईगो में, उसको नहीं पता होता कि चाहे वो सही है या नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ईगो में ऑलवेज बंदा सेल्फिश स्टाइल में रहता है। उसको बोलते हैं, इस चीज़ को भी ईगो से भी डिफाइन करते हैं बिजनेस एथिक्स, वहाँ से भी जनरेट होती है। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल ईगोसम। फिर साइकोलॉजिकल ईगोसम का मतलब क्या होता है? भी वो बंदे जो सुजेस्ट दैट शुड नॉट रेंडर एनी हेल्प। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन भी होते हैं जो दिमागी तौर पे कहते हैं कि सेल्फिश स्टाइल में सब कुछ खुद करूँगा, किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी। उससे भी बिजनेस के एथिक्स जनरेट होते हैं। बहुत सारे बिजनेस में ये चीज़ें भी चलती हैं। बिजनेस में बहुत सारे जैसे मान लो मैनेजर आ गए, उन्हें बोलना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने मैंने खुद ही बनाने हैं, मैं किसी की हेल्प लेके नहीं बनाऊंगा। मैं खुद सोचूंगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या चीज़ गलत है। बहुत कई बार बिजनेस में ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं। तो बिजनेस के एथिक्स ईगो से भी आते हैं, मीन सेल्फिश स्टाइल से भी, प्लस किसी की हेल्प ना लेना, ये फिर साइकोलॉजिकल ईगो एथिक्स में भी आ जाता है। बंदे फिर साइकोलॉजी बेस पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे। मोस्टली कंपनी में मैनेजर देख लो नहीं लेते कभी किसी की हेल्प, वो खुद ही अपने बेस पे ही काम करते हैं। ये जो हमारे पास इसकी जो थ्योरी ईगो वाली जो थ्योरी बताई है ईगो या फिर साइकोलॉजिकल ईगो, इस थ्योरी के कुछ इन्होंने क्रिटिसिज्म बताए हैं। क्रिटिसिज्म मीन्स इनको लगता है कि ये थ्योरी जो है ज़्यादा बेनिफिट वाली नहीं है। कैसे बताया? फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ईगो इज ए थ्योरी इज नॉट रियली मोर देन दिस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईगो जो एक बंदे की ईगो है, आप बोलोगे कि सभी लोगों की एक जैसी ईगो होगी, ये कभी नहीं हो सकता। सब लोग एक जैसे मार्केट में मिलेंगे एक ही सेल्फ स्टाइल वाले, सब लोगों का अलग अलग ईगो होता है। कुछ लोगों की ईगो में होती नहीं, कुछ लोग तो फ्रेंडली हेल्पफुल पर्सन होते हैं, तो हम लोग उनको अलग नहीं, एक जैसा नहीं बोल सकते। दूसरा, फिर साइकोलॉजिकल ईगो इज नॉट ए साउंड थ्योरी इन सच assume that the action of men are motivated by self interest। फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी को आप इस तरह से भी नहीं बोल सकते कि जो लोग मीन्स कोई भी पर्सन जेंट्स जो काम करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक बंदे में अगर हेल्पफुल बेस पे मैंने उनको लगता है कि हाँ किसी की हेल्प लेके काम किया जा सकता है तो बेनिफिट उसके ज़्यादा होते हैं। सिंगल पर्सन बोलेगा कि जो मैंने बोल दिया वही सही होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बोला कि एथिकल इगोइज्म इग्नोर पेरेंट वरंडिंग्स। वरंडिंग्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ अपने लिए सोचना, मार्केट में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करती है इगोइज्म थ्योरी। इगोइज्म तो ये होगा कि मुझे ये लगा कि ये चीज़ सही है बट ओके है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनल पावर्स या फिर एक्सटर्नल पावर्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, जब उनके बारे में हम ध्यान नहीं देते तो वहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है इगोइज्म। तो ये फर्स्ट जो थ्योरी हमारे पास थ्योरी थी, ये थ्योरी हमारे पास कॉन्सिक्वेंटेड थ्योरी थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरी इगोइज्म की आई थी। दूसरी थ्योरी हमारे पास आ रही है यूटिलिटरिज्म। यूटिलिटरिज्म थ्योरी क्या कहती है? इसके बारे में वैसे तो इन्होंने केस स्टडी बता दिया 20 तरह से थ्योरी काम करती है, लेकिन यूटिलिटरिज्म थ्योरी ये बोलती है based on the providing greatest benefit to the greatest number, the theory has a lot of application in business economics। ये थ्योरी क्या बोलती है? अगर हमारी बिजनेस में लॉट ऑफ पर्सन्स को हम लोग लॉट ऑफ बेनिफिट देंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होने वाला है। बिजनेस मोस्टली जब भी बिजनेस के एथिक्स बनते हैं, किस बेस पे बनते हैं? ऑलवेज हम लोग देखते हैं ज़्यादातर बिजनेस में एथिक्स नहीं बनते हैं कि जो लेबर, जो पर्सन हमारे पास मार्केट में काम, कंपनी में काम करने चाहे स्टाफ मेंबर, जितना ज़्यादा हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या जो पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज़ या फिर क्रेडिटर, डेप्टर, जितना ज़्यादा हम उनको बेनिफिट देंगे तो उतना बेनिफिट हमें कंपनी में ज़्यादा होगा। इसी बेस पे बिजनेस के एथिक्स बनते हैं। यूटिलिटरिज्म थ्योरी जो है इसी बेस पे ही बनी हुई है। इन्होंने लिखा कि यूटिलिटरिज्म थ्योरी को अगर आप मानोगे तो और भी प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो। एक केस स्टडी है कोई साउथ अफ्रीका की 1948 में, उस स्टडी को पढ़ के भी आप लोग उसमें ध्यान में ले सकते हैं कि हाँ बेनिफिट होता है यूटिलिज्म थ्योरी का।
इस थ्योरी में हम सिंपल वर्ड में बता दूँ, सिंपल वर्ड में इसमें बोला कि स्टेक होल्डर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के क्रेडिटर्स प्लस जो कंपनी के एम्प्लॉइज़, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। स्टेक होल्डर्स में भी कंपनी ने जिनके पैसे देने हैं, अगर हम उनके पेमेंट टाइम पर देंगे, उनके कहने के पहले दे देंगे, मतलब किसी बंदे को बोलने की जरूरत ना पड़ेगी मुझे मेरे पैसे दे दो, हर कदम हम इस बेस में काम करेंगे, तो कंपनी के बेनिफिट उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं। कंपनी के एथिक्स वैसे ही बन जाएंगे कि कंपनी ने एक रूल बना लिया कि हम टाइम पर किसी की पेमेंट देंगे। एम्प्लॉइज़ को विदाउट कोई प्रॉब्लम टाइम पर सैलरी प्रोवाइड करना बिजनेस के लिए एक एथिक्स बन जाते हैं, वहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं। देखो मैंने लिखा भी है यूटिलिज्म थ्योरी वेटिंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। यूटिलिज्म थ्योरी कहता मोस्टली सोशल कॉस्ट को वेट करके चलती है। सोशल कॉस्ट मीन जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हम कॉस्ट करेंगे, अपने खर्चे करेंगे, जिसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। पॉइंट उन्होंने सेम इसी वर्ड में लिखा भी है। बेसिक कंसिडरेशन इन बिजनेस डिसीजन दैट है ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन लिविंग लाइफ्स ऑफ मैनी पीपल्स। मोस्टली यूटिलिज्म थ्योरी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के बारे में काम किया जाए, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा हो सकता है। बिजनेस एथिक्स यहाँ से भी बनती है। बोल सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स जो थ्योरी नॉर्मेटिव थ्योरी है उसमें दो थ्योरी आ गई है, एक यूटिलिज्म, दूसरी आ गई यूटिलिज्म। ईगो होगी, ईगो बेस पे भी बिजनेस में बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ईगो बेस पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। यूटिलिस्टिक थ्योरी में भी आते हैं जिसमें लोगों के ऊपर खर्च करके कंपनी के लिए बेनिफिट के बारे में सोचा जाता है। ये पूरी मैंने थ्योरीज के बारे में आपको स्टडी नहीं करवाई, लास्ट में सीधा अगले पेज पे आपके आ गया वेटिंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। उसके बाद फिर इन्होंने एक कंपनी के लिए फोर्ड मोटर कंपनी है उसके बारे में भी उन्होंने कोई केस स्टडी दी हुई है। उन्होंने बताया इस कंपनी में इतनी इतनी कॉस्ट उन्होंने की अलग अलग फिगर में, जिसके बेनिफिट उनको आगे जाके मिलने स्टार्ट हो गए। मीन्स उन्होंने एम्प्लॉइज़ के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया, खर्चे भी किए ताकि सब लोगों को बेनिफिट मिले। वही बेनिफिट फिर लोग क्या हैं अपना काम करके प्रॉपर तरीके से कंपनी में रहकर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो कंपनी के बेनिफिट उतने ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ रहा ट्रेडिशनल यूटिलिज्म। ट्रेडिशनल यूटिलिज्म का हम बोल सकते हैं कि 1748 से 1832, 1806 से 1873 तक का ये टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि उस टाइम पे सोशल पॉलिसी एंड सोशल लेजिस्लेशन चलता था, जैसे मोरल बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्शन। मोस्टली लोग ऐसे काम करके चलते थे, लोगों के ऊपर विश्वास के ऊपर काम चलता था। ट्रेडिशनल यूटिलिज्म क्या था? लोगों के ऊपर विश्वास से काम चलता था। जो बंदे हमारे लिए काम करेंगे उनको हम बेनिफिट देने वाले हैं। कंपनी में ऐसा चलता भी था, कंपनियां प्रोवाइड भी करती थी बेनिफिट्स। जो लोग जुड़े होते थे उनको खाने पीने की फैसिलिटीज़ पुराने टाइम में पैसे पूछे तो कम होते थे। उस टाइम पे ये होता था कि जब बंदे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की वो पूर्ति करवा दी जाए, तो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम होगा। ये ट्रेडिशनल थ्योरी भी यूटिलिज्म में यही आती थी पहले टाइम में। आज के टाइम में पहुँच लिया, कोई बंदा कंपनी में जाएगा उसको बोला जाएगा कि हम तेरे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो देंगे। बंदा बोलता है मुझे पैसा चाहिए भी, बाकी सारी चीज़ें मैं अपने भी कंप्लीट कर लूँगा, मुझे इतने पैसे चाहिए। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता। पुराने टाइम में लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ से भी बिजनेस एथिक्स बनते थे कि जिस चीज़ की जो बंदे की रिक्वायरमेंट है, जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिस सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं उस सोसाइटी की डेवलपमेंट करवाना, ये भी बिजनेस एथिक्स में ही निकल के आता है। उसके बाद आता है मेजरमेंट प्रॉब्लम। मेजरमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? भी अगर आप मान के चलो भी आप मेजर करने जाओ भी क्या बेनिफिट हो रहे हैं या क्या बेनिफिट नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने लिखी हैं। वन सेट ऑफ प्रॉब्लम विद यूटिलिज्म इज कंसर्न डिफिकल्टी ट्राइंग टू मेजर यूटिलिटी। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यूटिलिटी जो थ्योरी है हमारी, इसका मेन मकसद तो क्या होता है कि यूटिलिटी हमने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कंप्लीट होगा तो बेनिफिट होने वाले हैं। ये यूटिलिज्म थ्योरी भी इसी बेस के ऊपर डील करती है। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेजरमेंट की आती है कि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल किस लेवल पे जाके होगा। सबकी संतुष्टि आप पूरी करवा दोगे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिजनेस के एथिक्स जनरेट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी का भी सेटिस्फेक्शन लेवल जनरेट हम लोग मान के चलें भी इस तरह से बंदा सेटअप हो जाएगा, हो नहीं सकता। अभी मान लीजिए एम्प्लॉइज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, सबको हम लोग मान लो दिन में 8 घंटे की ड्यूटी में टू टाइम जो है कम लोग एम्प्लॉइज़ को टी पिलाई जाती है, चाय वगैरह पिलाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तो उन्होंने कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और बहुत सारे लोग उसने भी कोई पीते ही नहीं है। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है, लेकिन कंपनी चाहती है कि हम लोग एक सोशल लाइफ बेस पे सब लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाएं, सबको एक जैसी फैसिलिटी मिले जिसका बेनिफिट कंपनी को हो सके। उसके बाद एक थ्योरी इन्होंने कांतिनिज्म थ्योरी एंड इट एप्लीकेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। कांतिनिज्म थ्योरी, कांतिनिज्म थ्योरी क्या बोलती है? अभी कांतिनिज्म थ्योरी जो है On May 17, 2009 is a 17-year-old boy Yu Hua who had died at age of 15
कोई लड़का था 17 साल की उम्र का, उसको 15 साल की उम्र में कंपनी में हायर कर लिया। ट्राइंग टू क्लियर ए जैम मशीन इन फैक्ट्री ऑफ चाइनीज सप्लीमेंट मार्केटिंग प्रोड्यूस फॉर वॉट। ठीक है, एक कंपनी में किसी लड़के को, मान ली उसका नाम जो उन्होंने बताया है कि वाई यू हुआ, कोई नाम है, चाइनीज पर्सन है, 17 साल की उम्र में उस बंदे को कंपनी ने मान लिया अपने के तौर पर हायर कर लिया। उसने 15 साल की उम्र में कंपनी में एक मशीन जाम पड़ी थी, उस जाम मशीन को साफ करके चलाने की कोशिश की, उस बंदे ने तो ये काम कर भी दिया। उस कंपनी का नाम भी उन्होंने लिखा कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, जो इन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है, हम उसमें बोल सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि कंटेंट स्टोरी ये बोलती है कि अगर किसी बंदे को लीगल राइट प्रोवाइड कर दिए जाएँ उसके, तो बंदा काम कर सकता है। जैसे इन्होंने किया कि अभी भी वैसे हमारी इकोनॉमी में क्या है कि 18 साल से कम वाले बंदे को काम पर नहीं रखना हम लोगों ने, 18 साल से ऊपर आएगा तो उसको काम पे रखेंगे। लेकिन इस थ्योरी में जो कांतिनिज्म थ्योरी है, ये बोलते हैं कि हर एक बंदे के अगर आप लीगल राइट उसको प्रोवाइड करते हो, लीगल राइट की अगर उसको लगता है कि हाँ बंदे के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बंदा डिवॉल्व कर सकता है, हम लोग क्यों ना उसको आगे लेके आए, तो उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा होने वाले हैं। बिजनेस एथिक्स ये भी बोलते हैं कि हर एक बंदे को आगे आने का चांस कंपनी में प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। अगर आप सभी एम्प्लॉयज़ को एक जैसा चांस नहीं दोगे कंपनी में, तो बिजनेस एथिक्स वहाँ पे फेल होते हैं। बिजनेस एथिक्स का एक ये भी टाइप है कि सब लोगों को एक जैसा चांस कंपनी में मिलता है। हम देखते हैं कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ से काम करते हैं, सब लोग एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं, ड्यूटी सबकी एक जैसी होती है, 8 घंटे सब लोग ड्यूटी काम करते हैं, सबकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती है। परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग के बाद ही साल बाद किसी का इंक्रीमेंट ज़्यादा, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी का प्रमोशन नहीं हो पाता, कुछ लोग उसी लेवल पे रह जाते हैं, तो ये कंपनी में चलता है। तो बिजनेस एथिक्स यहाँ से भी जनरेट होती है। कांतिनिज्म थ्योरी में इन्होंने कंसेप्ट ऑफ राइट लिखा है, मैंने आपको पहले बता दिया। राइट का मीनिंग क्या हो गया, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे लिए सही हैं, वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ये लीगल राइट है सब लोगों का। तो कम एज ए यूएस इकॉनमी, चाहे इंडियन इकॉनमी, गवर्नमेंट ने ये रूल्स बने हुए हैं, जो भी बिजनेस बनेंगे सबको एक लीगल राइट, जैसे हम देखते हैं इंडियन इकॉनमी में लेबर के लिए बहुत सारा राइट बने हुए हैं, मीन्स उनको बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, तो सबके हक हैं। जब कोई किसी भी इकॉनमी में कोई लेबर काम कर रही है, अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, तो सबके लिए राइट्स प्रोवाइड जरूर करेगी। ए बेसिस फॉर द मॉरल राइट्स, बेसिस फॉर द मॉरल राइट, सबसे पहले जो कांतिनिज्म थ्योरी है क्या बोलती है, हाउ डू यू नो दैट पीपल हैव राइट्स, हम कैसे मान के चलेंगे पीपल के क्या राइट्स हैं, उनको कैसे मालूम चलिए। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन द फेयरली स्टेटमेंट बिफोर द when it asks अबाउट द लीगल राइट्स, ए पर्सन हैज अ लीगल राइट्स बिकॉज पर्सन लिविंग विद इन द लीगल सिस्टम गारंटी दोज राइट्स। किसी बंदे से आकर तो जानना चाहोगे कि उसके लीगल राइट क्या है, तो बंदा का मोस्टली बंदा जिस एरिया जिस इकॉनमी में बंदा रह रहा है, उसके लीगल राइट उसी के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो एक कहता कंपनी की या फिर बिजनेस एथिक की ये मेन थ्योरी है, जिसमें हर एक बंदे को उसके लीगल राइट मिलने चाहिए। जैसे हमारी इकोनॉमी में सब लोगों को मिनिमम सैलरी उन्होंने बोला कि 8500 में मिलनी चाहिए, तो लीगल राइट है भाई। बंदा अगर किसी कंपनी में काम करने आया तो 8500 आप देंगे, आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई मैं पहले तेरे को इतनी कम सैलरी दूंगा या 1000 2000 फिर देखूंगा। हाँ, उसमें ये होता है कि हम लोग आपको ट्रेनिंग में रखेंगे, ट्रेनिंग में रख के बाद में आपकी सैलरी उतनी ही कर दी जाएगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बढ़ा दी जाए, ये चल सकता है। मेन काम क्या था किसी भी इकोनॉमी में, कैंट थ्योरी यही बोलती है कि मेन प्रिंसिपल है, आपको कैटेगरी के हिसाब से बोल सकते हैं। इन्होंने लिखा है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एंड दी रिक्वायर दी एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फ्री पर्सन, हर एक बंदे को इक्वल समझने कंपनी में, ये ज़रूरी है, ये भी बिजनेस एथिक्स में ही आता है। फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ कैंट कैटेगरी इम्पैक्टिव, ये फर्स्ट फॉर्मेशन में पहली बार ये थ्योरी कब हुई, आई आउट नेवर डाउट। बहुत सारे पॉइंट इन्होंने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहली बार जब ये थ्योरी स्टार्ट हुई तो इंडियन इकोनॉमी में भी जहाँ पर भी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने यही बोला कि सबसे पहला राइट बंदे का लीगल जो राइट है उसको वो प्रोवाइड करो। इन्होंने बहुत सारे राइट इसमें लिखे हुए हैं क्या क्या प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिबिलिटी, यूनिवर्सिबिलिटी का मीन्स पर्सन रीजन फॉर द एक्टिंग मस्ट बी रीजन एवरीवन कैन, सब बंदों का कंपनी में जो काम करने वाले हैं यूनिवर्सली कहीं पर भी अप्लाई करना हो सकते हैं, तो उनको अप्लाई किया जाए। मान लो कंपनी में कोई बंदा का जॉब करने के लिए आया है, उसको उसकी क्वालिटी पहले पूछी जाएगी। मान लो आप अकाउंट्स में गए हो तो आपको अकाउंट्स की जॉब करवाई जाए, आप लोग एचआर डिपार्टमेंट में गए हो तो आपको एचआर में ही रखा जाए। ऐसा नहीं है कि बंदे का फील्ड चेंज करवा के आप लोग भी कहीं पर भी काम करो, लेकिन बंदे को सिर्फ एक काम तक सीमित ना रखो। यूनिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस जॉब पे आए वो तो करवाओ, लेकिन आपको चांस मिले कि आप लोग यूनिवर्सली कंपनी में ऐड हो सकें या किसी भी बिजनेस में ऐड हो सकें, ताकि आपको सब कुछ सीखने का चांस मिले। ये भी एक बिजनेस एथिक्स में हम लोग देखते हैं। मोस्टली प्राइवेट कंपनी में कहीं पर भी जॉब कर लो, जिस जॉब पे आपको रखा जाएगा साथ में और काम भी करवाया जाता है। करवाने के पीछे ये होता है बंदा यूनिवर्सल हमारे पास पक्का हो जाएगा, कि इसको हम लोग फ्यूचर में अगर हमें लगता होगा कि हमारे लिए बेस्ट है तो इसको रिटेन रखेंगे ऑलवेज, कभी भी इसको जाने नहीं दे जाएंगे। मोस्टली कंपनीज में ऐसा चलता भी है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है पर्सन वुड बी विलिंग टू हैव ऑल अदर यूज
इवन हैज़ ए बेसिक हाउ दे ट्रीट हिम हर। हम हमारे ऊपर क्या डिपेंड करेगा कि हम किसी बंदे को कहाँ पे रिवर्सिबिलिटी यूज़ करें। जहाँ पर जिस बंदे की जरूरत होगी ये कंपनी में होना चाहिए, जहाँ पर जिस बंदे की जरूरत है वहाँ पर उसको यूज़ कर लिया जाए। ये डिपेंड करता है कि हम किसी बंदे को कैसे ट्रीट करेंगे। बिजनेस एथिक्स में ये चीज़ भी पॉइंट थी। आपने यूनिवर्सली सब बंदे को सारे काम तो सिखा दिए, अब काम सिखाने के बाद उसको बंदे को बोलो भी मैं तो काम करवाना ही नहीं है, फिर सिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है। रिवर्स कर लिया जाए, जब जरूरत हो उसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकें। डिपेंड करेगा आप लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे। प्रॉपर फेयर वेजेस प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो सोशल लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो बंदा आपकी कंपनी में जुड़ जाएगा। यहाँ भी बिजनेस एथिक्स की कई पॉइंट है। ये उसके बाद ये बोल रहा है कि सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ कैंट कैटेगरी इन प्रैक्टिस। सेकंड जो इन्होंने भाग बोला भी कैंट, ये कैंट थ्योरी जो है हमारे पास है, इसका सेकंड भाग क्या बोलता है। फर्स्ट इन्होंने बोला कि रिस्पेक्ट ईच पर्सन फ्रीडम बाय दी ट्रीटिंग दैट पर्सन ओनली शी हैज़ फ्रीली रैशनलाइज कंसीड टू द। कोशिश कीजिए कि जितने भी कंपनी में आपके पास कंपनी में पर्सन कम करने आए हैं सबको फ्रीली रिस्पेक्ट कीजिए। हर एक बंदे को लगे कि हाँ एक्चुअल में मेरी स्पेशल बेस पे रिस्पेक्ट हो। कंपनी में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लेबर रखी हुई तो आप लेबर को जैसे मर्जी सेटअप कर लेंगे, जो मर्जी कुछ करवा लेंगे। सबको एक जैसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जब भी किसी बंदे से पूछा जाए तो बंदा यही बोले कि एक्चुअल में हाँ मुझे कंपनी में रिस्पेक्ट मिलती है। ये कैंट थ्योरी बोलती है। कैंट थ्योरी बोलती है अगर आप किसी बंदे को रिस्पेक्ट दोगे तो कंपनी में आपके बेनिफिट हैं। क्योंकि बिजनेस में हम लोग मोस्टली देखते हैं किसी भी कंपनी में चले जाओ, ये एथिक्स है वहाँ पे सभी ही पर्सन जो अच्छे कंपनी में आपका मैनेजर्स अच्छा डिपार्टमेंटल पर्सन आपको रिस्पेक्ट से ही बुलाएंगे। ऐसा नहीं है चल भाई आप ही जगह लेंगे निकालेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं। प्रॉपर काम करवाया जाता है। Treat them as they have a freely rationalized to be treated, contribute their ability to pursue। सबको एक जैसा समझा जाए, जो उनके एबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर यूज़ किया जाए। ये कंपनी में रूल है कैंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर कहता सभी पर्सन को आप ऐसा एक जैसा समझोगे, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर यूज़ करोगे तो कंपनी के लिए बेनिफिट वाले होंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम विद कैंट, जो कैंट थ्योरी है जहाँ पे उसके कुछ बेनिफिट उन्होंने बताए हैं कि कैंट थ्योरी इस तरह से कंपनी में अप्लाई होगी तो कंपनी में बिजनेस प्रॉपर से चलेंगे। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले लिखा कि वन डिफिकल्टी इन ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर वन वुड एज द फर्स्ट फॉर्मेशन टू बिलिंग हैव एवरीवन फॉलो। कहता अगर आप कंपनी मान के चलो कि सब लोगों को आपने एक जैसा तो मान लिया, लेकिन जब कोई आप फॉर्मेशन कोई भी एक रूल बनाओगे सब लोग उसको एक ही टाइम पे फॉलो कर लेंगे, ये बहुत सा बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोस्टली इकोनॉमी में चलता ही है, जब कुछ नया रूल बनता है तो सब लोग नहीं समझते। कुछ लोग तो होते हैं समझने वाले, एकदम से बात समझ गए और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ फॉलो कर लेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कंपनी में ये चीज़ भी आती है। कैंट थ्योरी जैसे बोलती है कि सबको लीगल रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट सबको दे दी गई, सबकी एबिलिटी भी यूज़ कर ली गई, लेकिन जब रूल बनाया गया फिर बंदों की अपनी अपनी ईगो निकल के आ जाती है, अपनी अपनी मॉरलिटी अपनी अपनी वैल्यू निकल के आ जाती हैं, तो फिर लोग कई बार इधर उधर हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पर जनरेट होती है। कई बार कहता किसी बंदे को विच सेंस ही नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आता भी ये चीज़ उसके लिए करेक्ट है या नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। जब बंदे को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि उसके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वहाँ पे जाकर उसके बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो सेंस क्रिएट नहीं होता कंपनी में तो कैंट थ्योरी वहाँ पर भी फेल हो जाती है। कैंट थ्योरी में इन्होंने ये भी बोला कि सब लोगों को एक जैसा समझने के बाद अगर हम लोग मान लीजिए किसी बंदे से कोई ना कोई कोर्स, मान लो आपने किसी बंदे को यूनिवर्सली सब कुछ सिखा दिया, जब उसको बंदे को कोई कोर्स करवाने के लिए सोचते हैं भी बंदा ये काम भी मर्जी कर लेगा, कई बार बंदे की नेगोशिएशन के साथ में जनरेट हो जाती है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ कंपनी में वही काम करूँगा, मुझे उसके बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा काम करवाना तो वहाँ पर भी कैंट थ्योरी के अंदर फेल हो जाता है। तो ये उन्होंने कैंट थ्योरी के क्रिटिसिज्म लिखे हैं, पैराग्राफ काफी बड़ा बनाया, तो 2-3 पॉइंट बहुत है उसमें। फिर आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। ये थ्योरी जो आपके पास है, यूटिलिटिज्म थ्योरी पढ़ी है ना। यूटिलिटिज्म थ्योरी जो है 4-5 तरीके से देखी जाती है। सबसे पहले हमने कैंट थ्योरी उसमें पढ़ ली। यूटिलिज्म थ्योरी में स्टेक होल्डर थ्योरी भी आती है। स्टेक होल्डर थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं फिर स्टेक होल्डर होते क्या। हमने पहली बार स्टेक होल्डर कंपनी के जो क्रेडिटर्स होंगे या कंपनी में जो एम्प्लॉइज या कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं वो सारे पर्सन जो स्टेक होल्डर ही कहलाए जाते हैं। स्टेक होल्डर की थ्योरी कहता है बिजनेस में होनी जरूरी है। सब लोगों को कहता है अगर आप बिजनेस में प्रॉपर एक जैसे समझोगे, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनकी पेमेंट्स आपने देनी है, अगर आप टाइम पर जिनकी पेमेंट दोगे तो आपको बेनिफिट उसका ज़्यादा होगा। जो कंज्यूमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी डिमांड के ऊपर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको बेनिफिट उसका ज़्यादा होगा। जो एम्प्लॉइज़ आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको टाइम पर आप पेमेंट वगैरह दोगे तो आपका कंपनी का बेनिफिट होगा। मीन्स कंपनी अगर अपने बिजनेस एथिक्स को देखती है तो एक बिजनेस कंपनी के बिजनेस एथिक्स ही हैं। टाइम पर सब लोगों को जैसा समझना, सबके साथ भेदभाव किसी के साथ कोई नहीं होना चाहिए, टाइम पर सबको पेमेंट मिलनी चाहिए।
स्टेक होल्डर थ्योरी में ये चीज़ें साथ में आती हैं। तो स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर क्या था? आगे बता रहा हूँ, तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये कंपनी के नॉर्मेटिव थ्योरीज में ही आती हैं। 3 तरीके से देखा जाएगा, स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक होल्डर की। स्टॉक होल्डर होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है, जिसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। कंपनी की जिम्मेवारी होती है, बिजनेस एथिक्स हैं कंपनी के, कि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उनके पैसे की टेक केयर करना, उनके पैसे को बढ़ाना, ना कि उनके पैसे को कम करना। हर बार कोशिश की जाए कि प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट से उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि जिसका पैसा कंपनी में जुड़ा होगा, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो ही कंपनी में पैसा लगा के रखेगा, अदरवाइज 100 साल बाद बोलेगा मेरे पैसे वापस करो, मैंने तो कंपनी में पैसे लगाने नहीं है। तो शेयर होल्डर की ड्यूरी, सॉरी कंपनी की ये भी एक बेनिफिट बिजनेस एथिक्स है कि जितने भी शेयर होल्डर कंपनी में जुड़े हैं उनको टाइम पर पैसा प्रोवाइड करें। उसके बाद स्टेक होल्डर के बारे में हमने पहले ही बात कर ली। स्टेक होल्डर होंगे जिन्होंने कंपनी में उधार में सामान दिया है, या कंज्यूमर जो कंपनी से जुड़ के काम करते हैं, उनको भी टाइम पर पेमेंट्स मिले, टाइम पर प्रोडक्ट्स मिले, ये कंपनी की जिम्मेवारी ही होती है। लास्ट एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मीन्स जितनी भी लेबर आपके साथ जुड़ी हुई है, प्लस जिस एरिया में आपने कंपनी बनाई हुई है, ये भी कंपनी की ज़रूरी है। बिजनेस एथिक्स हैं कि वहाँ पे सोशली सब लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए। मान लो आप लोगों लेबर हायर करनी है, तो स्पेशली जिस एरिया में आप लोग पहले हैं उस एरिया के लोगों को चांस मिलना चाहिए कि आइए आप कंपनी में जुड़िए और कंपनी के साथ काम कीजिए और हम लोग आपको बेनिफिट देंगे। हाँ, वहाँ से कोई लोग काम करने वाले नहीं है, फिर आप अदर पर्सन को बुला दो। मोस्टली मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में चले जाइए, किसी कंपनी में जाएंगे ना, स्पेशली नॉर्थ, अगर तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जैसे लेबर की तरह काम करने जाने के तो वो ज़्यादातर चांसेस उसी एरिया के लोगों को देते हैं पहले, बाहर के लोगों को चांस नहीं होता। वहाँ से लोग नहीं मिलते फिर बाहर के लोगों को हायर किया जाता है, अदरवाइज़ कभी वो हायर नहीं करते। तो ये थ्योरी यही बोलती है, तीनों थ्योरी नॉर्मेटिव थ्योरीज ही हैं, कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए ही काम करती हैं। ये तीनों थ्योरी जो है कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए काम हो सकते हैं। बिजनेस एथिक्स इन तीनों थ्योरी से भी जनरेट होते हैं कि कंपनी अगर इन तीनों लोगों का ही, तीनों पर्सनस का ही प्रॉपर टेक केयर करेगी, कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा होंगे, कंपनी अपने ही प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी। जब इनके कुछ बेनिफिट लिखे हैं, इन्होंने आगे क्रिटिसिज्म भी लिखी हैं। स्टॉक होल्डर थ्योरी का क्रिटिसिज्म, सबसे पहले क्रिटिसिज्म कहता है लगातार, अगर आप सोचोगे कि सिर्फ हमने स्टॉक होल्डर का ही पैसा बढ़ाना है, बाकी लोगों को इग्नोर करोगे तो कंपनी में प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। स्टॉक होल्डर को टाइम पर आप फिक्स रेट में ही रख के बैठ जाओगे तो भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। कैसे? मान लीजिए किसी को बोल दें कि हम आपको 5% देंगे भाई प्रॉफिट, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हर एक बंदे की डिमांड होती है ना कि मुझे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। मान लो मैं बैंक में पैसे लगा के बैठा हूँ, तो बैंक में कैसा होता है कि आज मैंने 7% पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, कल को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक मुझे ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, कम हो जाएगा तो कम देगा। तो कंपनी इस तरह से अगर नहीं करती ट्रीट तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो शेयर स्टॉक होल्डर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म थ्योरी है कि स्टॉक होल्डर को एज ए मार्केट भी कंपेयर करना जरूरी है। बिजनेस में आप उसका ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उनकी टेक केयर, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें पूरी होंगी तो उसका बेनिफिट उनको ज़्यादा होगा। स्टॉक होल्डर थ्योरी के बाद हमारे पास इन्होंने आगे नेक्स्ट पेज नंबर 70 के ऊपर बताया कि स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। सबसे पहले प्राइमरी स्टॉक होल्डर, एम्प्लॉइज, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, इनके बारे में तो मैंने बताया। सर्वाइवल ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन, किसी भी कंपनी का सर्वाइव करना डिपेंड इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। स्टॉक होल्डर जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, एम्प्लॉइज जो कंपनी में जुड़े काम कर रहे हैं, अगर काम ही नहीं करेंगे तो कंपनी चलेगी नहीं। सप्लायर्स जो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, अगर वो रॉ मटेरियल नहीं देंगे कंपनी तो कंपनी नहीं चल सकती। क्रेडिटर जिनको उधार पे कंपनी सामान खरीदती है, अगर वो कंपनी को सामान नहीं देंगे तो कंपनी नहीं चल सकती। कस्टमर जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो कंपनी को बेनिफिट। तो इन ये ऐसे 5 लोग हैं 5 प्राइमरी स्टॉक होल्डर हैं जिसके ऊपर कंपनी को प्रॉपर काम करना पड़ता है। इन्हीं स्टेक होल्डर को छोड़ के कुछ कंपनी के सेकेंडरी पर्सन्स भी होते हैं जिनका ध्यान कंपनी को प्रॉपर रखना होता है। अगर इनकी भी ध्यान नहीं कंपनी रखती है तो कंपनी को प्रॉब्लम जनरेट होगी। सबसे पहले आ रहे हैं मीडिया। मीडिया का मतलब जो कंपनी की मार्केट में आपकी न्यूज़ लेके जाएगी, जिससे आपकी गुडविल मार्केट में जनरेट होगी। मीडिया का ध्यान रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मीडिया में आपकी कवरेज नहीं है, आप मीडिया का ध्यान इग्नोर करते हैं तो कंपनी फेल हो सकती है। तो ये भी बिजनेस में एथिक्स में आता है। गवर्नमेंट, जुडिशरी, कंपटीटर, पॉलिटिकल ग्रुप, एक्टिविटी ग्रुप, ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएट्स, फाइनेंशियल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों का भी कंपनीज को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम बात करें गवर्नमेंट को अगर आप टाइम पे टैक्स वगैरह पे नहीं करोगे, गवर्नमेंट के रूल वगैरह फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस एथिक्स वहाँ पे फेल हो जाता है। बिजनेस एथिक्स गवर्नमेंट के थ्रू भी जनरेट होते हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं कि साल भर मुझे टैक्स मिलना चाहिए, जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं लेबर को सारे मिलने चाहिए, आपको उन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। लोकल एरिया में हमारे पास लोकल जितने भी टैक्स रिलेटेड कम्युनिटी बनी हुई है या फिर फाइनेंशियल ग्रुप्स बने हुए हैं, उनका भी टेक कर रहे हैं। आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी से उधार पे पैसे लिए हुए हैं,
टाइम पर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको उसको वापस करना, ये कंपनी के लिए जिम्मेवारी है। कंपनी अगर इन लोगों को प्रॉपर ध्यान में नहीं रखती तो कंपनी के लिए हमेशा लॉस ही जनरेट होता है। फिर आ रहा है मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? ऑलवेज वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, या फिर कस्टमर्स भी बोल सकते हैं। हमेशा जिस इकोनॉमी में हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी एक बिजनेस एथिक्स है किसी कंपनी का कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ सबसे पहले तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहीं के लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। जिस एरिया में आपकी कंपनी है वहाँ के लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट देते हैं आप, अगर उनके पास कोई स्किलफुल पर्सन है उनको आगे लेके जाइए, सब लोगों को एक जैसा समझा जाए। अगर कंपनी में रखें कुछ पर्सन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्पेशली वेजेस बेस पे सबको एक जैसी वेजेस मिलनी चाहिए। तो ये किसी भी इकोनॉमी में ये भी एक बिजनेस एथिक्स बन के आता है कि गवर्नमेंट भी यही बोलते हैं कि हमेशा सिटीजन के लिए काम करो। जो सिटीजन कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए तो देखना है, उनके जो फैमिली मेम्बर भी साथ में जुड़े हैं उनको भी देखना कंपनी की ही जिम्मेवारी होती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम, जैसे हम देखते हैं मोस्टली कंपनी में आजकल ये जाता है पीएफ की फैसिलिटीज़ है। पीएफ की फैसिलिटीज़ में क्या होता है? भी आपका फ्यूचर एक सेव करने के लिए आपके पास एक फंड है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आपका ईएसआई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ईएसआई में आप कंपनी से जुड़े हैं, आपको तो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी ही मिलनी, लेकिन उसमें आपके फैमिली मेम्बर जैसे आपके फादर मदर हो गए तो वो भी ऐड भी हो जाते हैं साथ में। तो एक सोशल लाइफ सिक्योर करने के लिए जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। ये भी कंपनी में होना चाहिए। ऑलवेज कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए काम करिए, पोल्यूशन को अवॉइड करिए, नेचुरल रिसोर्सेज को जल्दी ना खत्म होने दिया जाए, इसके ऊपर कंपनी को काम करना ज़रूरी होता है। कई बार कंपनी ज़्यादा पोल्यूशन करती है तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज ना खत्म हो इसके लिए भी कंपनी को देखना ज़रूरी होगा। ये सारे ही जो थ्योरीज हैं बिजनेस एथिक्स इनसे जनरेट होते हैं। अगर कंपनी इनके ऑपोजिट काम करती है तो बिजनेस एथिक्स वहीं पे फेल हो जाती है। हमने बार बार यही बात की है कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए रॉन्ग है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए राइट है, कौन सी चीज़ें गुड हैं, कौन सी चीज़ें बैड हैं। ये एथिक्स ही हैं जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के बनते हैं। तो ये सभी थ्योरीज को फॉलो करके ही कंपनी के बिजनेस एथिक्स ऑटोमोबाइल पे ही जनरेट हो जाते हैं। ये था आपका टॉपिक डिफरेंट थ्योरीज के रिगार्डिंग। खत्म हुआ। कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो पूछना है वो पूछ सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिसीजन मेकिंग, मोरल रीजनिंग एंड इट एप्लीकेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग होनी जरूरी है ना, लिखा भी है। ये मैनेजर इज डिफाइंड एज डिसीजन मेकर ऑफ एन एरिया ही शी हैंडल। एक मैनेजर जिस एरिया को, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो फीमेल है, जिस एरिया को भी हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए उनको डिज़ाइन बनाना ही होते हैं, डिसीजन लेने ही होते हैं। क्योंकि डिज़ाइन रीजनिंग पर सी डिसीजन। रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? रीजनिंग से हम पढ़िए कभी आपने रीजनिंग में मीनिंग होते हैं भी ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। डिसीजन मेकिंग रीजनिंग के साथ ही डील करती है। जब आपने डिसीजन लेने, मैं एग्जांपल, रीजनिंग में क्या होता है, राम उसका लड़का है, आगे ये उसका बेटा है, ऐसे कुछ क्वेश्चनिंग होते हैं। या फिर 5 लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बंदा उसको देख रहा है, कोई बंदा इसको देख रहा है, तो आपको सेटअप लेके आना है। एक लाइन है हमारे पास, कोई बंदा ईस्ट को चल रहा है, कोई वेस्ट को चल रहा है, कोई नॉर्थ को साउथ को, हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये रीजनिंग ही, ये सब कुछ रीजनिंग में और भी पॉइंट आते हैं, जैसे कौन सी चीज़ किसको देखते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे चलता है, ये आगे आता है एम एन ओ पी के, ऐसे चलता है। फिर 13 नंबर, 13 अल्फ़ाबेट इधर है, 13 उधर है, एक दूसरे के ऑपोजिट वाले कौन से हैं, मीन्स हम लोग ऑपोजिट या फिर सेम नंबर भी देखते हैं। ये सब कुछ रीजनिंग में आता है। तो डिसीजन मेकिंग जब भी करनी होती है रीजनिंग बेस पे ही होती है। जब आप किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिट होगी, अगर मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो ये मेरे लिए बेनिफिट होगा, अगर उसको देखूँगा तो जो बेनिफिट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस जो है फॉलो करती है रीजनिंग को ही। मैंने आपके टॉपिक में यही बोला है, डिसीजन मेकिंग मोरल रीजनिंग। हम मान के चलते हैं कि मोस्टली रीजनिंग ही होती है एक तरह की। जिस बंदे ने रीजनिंग पढ़ी है, जिस बंदे को सिचुएशन को हैंडल करना आता है, मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको आपको डील करना है, उस प्रॉब्लम को डील करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, तो अल्टरनेटिव में बेस्ट को सिलेक्ट करना, ये डिसीजन मेकिंग ही होती है। हम लोग लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उस टाइम पे कोई भी जब डिसीजन लेते हैं कि हमें एक्चुअल में ये काम करना चाहिए, इससे लगता है कि बेनिफिट हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग ही होगी। रीजनिंग थी आपके पास, आपने सोचा कुछ ना कुछ। तो बिजनेस में भी कहता है चीज़ें चलती हैं। बिजनेस में रीजनिंग डिसीजन मेकिंग से चलेगी और इसको बिजनेस में ही अप्लाई किया जाता है। ये भी बिजनेस के एथिक्स ही हैं। उन मैनेजर्स को हायर किया जाएगा जो रीजनिंग को फॉलो करके चलते हैं। Definition of a decision and the complexity of decision making are so enormous that this
डिफरेंस फिलोसोफर फेल टू देयर एफर्ट्स टू क्लैरिफाइंग द मीनिंग एंड अप्लाई इट्स। बहुत सारे फिलोसोफर इस चीज़ में फेल हो जाते हैं कि डिसीजन को जो हम डिफाइन करने जाएंगे वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि डिसीजन हर बार जो भी बंदा जिस जगह पे जिस एरिया में काम कर रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग, मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के सब लोगों के काम के लिए डिसीजन ले सकता हूँ, मुश्किल है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग के बारे में डिसीजन ले सकता हूँ। मुझे बोला जाए भी आप लोग नहीं कोई कंपनी चल रही है उसके लिए डिसीजन लो, कंपनी में मैं मैनेजर थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ पे मैनेजर हूँ भाई, यहाँ के डिसीजन ले सकता हूँ। कंपनी में तो डिसीजन हर एक बंदे के अलग अलग होंगे। तो कोई भी फिलोसफर इस चीज़ को प्रॉपर डिफाइन करना बैठे तो फेल हो जाएगा। रीजनिंग फॉलो करनी ही पड़ती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट हम बोल सकते हैं कि विदाउट रीजनिंग डिसीजन मेकिंग नॉट ईजी। अगर आप रीजनिंग समझते हो, आपको फेवरेबल अनफेवरेबल किससे क्या हो सकता है, किससे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आप डिसीजन मेकिंग इजीली बेस पे कर लेंगे। इन्होंने लिखा भी है कि सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के सेंस क्या है? पीपल लव मैथमेटिक्स। इन्होंने लिखा है कि लोग जो है मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, क्वांटम थ्योरी को, जिस थ्योरी में क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है उसको पसंद करते हैं, इक्वेशंस एंड थिंक दे कैन गेट होल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन समझते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आती हैं तो इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने, एक्स की पावर इतनी, वाई की पावर इतनी, उसको हम आपस में रिलेशनशिप दिखाने जाएँ, या ए बी एक्स वाई डाटा दिया हुआ है आपस में कोरिलेशन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन कुछ भी करने जाते हैं, तो जब लोग कहते हैं इन इक्वेशंस में अपने आप को सेटअप करते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग ही होती है। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? मान लो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 2-3 प्रोडक्ट बनाती है और 5-6 जगह पे वो प्रोडक्ट जाता है। कंपनी चाहती है कि मैं प्रोडक्ट सब जगह पे भी पहुँचाऊँ और मेरी कॉस्ट भी कम लगे, तो उनको डिसीजन लेने होते हैं किस किस तरीके से डिसीजन लिए जाएँ। अलग अलग थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वीफो, टीफो, बहुत सारे मेथड हैं इन्वेंट्री जब यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर डिसीजन कंपनी को लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी हैं। डिसीजन मेकिंग तब फेयर बेनिफिट हो सकती है जब आपको मैथमेटिक्स भी साथ में ले जाए, क्वांटिटी को भी साथ में लिया जाए, इक्वेशन को भी साथ में ले जाए, उसका बेनिफिट तब आपको ज़्यादा होगा। अगर आप लोग इक्वेशन को, क्वांटिटी को इग्नोर करते हो तो थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाती है। इंटेंशन और इनर डिसीजन। जब तक आपका अपना खुद इंटेंशन नहीं होगा, आपको खुद लगता नहीं होगा कि हमें ये काम करना चाहिए, तब तक कभी भी डिसीजन नहीं हो सकता। आप इनर डिसीजन ले नहीं सकते, आपकी अपनी सोच ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आपको कुछ सोचना है, तब तक डिसीजन नहीं लिया सकता। मैं बोलूँ कि नॉर्मल लाइफ में भी है, आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, जब तक आप खुद उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचोगे तब तो सॉल्व ही नहीं होगी। कोई बंदा आपको घर आके नहीं सॉल्व करके जाएगा। डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटेंशन होना ज़रूरी है और इनर डिसीजन होना चाहिए। खुद सोचें, हमें लगता है कि इससे क्या बेनिफिट नुकसान है, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब आप सोचेंगे, आप बोलेंगे मुझे तो अपनी नींद भी आ रही है, पहले मैं नींद खत्म पूरी करूँगा फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी, तो फिर प्रॉब्लम ऑटोमोट में जनरेट होंगी। 8 बजे अगर हम लोग आएंगे तो प्रॉब्लम जनरेट होगी ही होगी भाई। क्यों? क्योंकि हमने इंटेंशन ही नहीं थी, हमें लगता ही नहीं था, इनर डिसीजन ही था। इनर डिसीजन होना ज़रूरी है। जब तक हम लोग उसमें मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रगल करने जाएंगे ही नहीं, तब तक प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। थ्योरी में मैंने तो बोल नहीं चले जाना है, आप लोग उसमें नोट करेंगे तब भी आपको लगेगा ना। अगर आपको लगेगा भी नहीं छोड़ो यार हिंदी थ्योरी तो करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटेंशन, आपका इनर डिसीजन। कभी भी कोई प्रॉब्लम को दूर करना है तो वहाँ पे ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। फिर उन्होंने लिखा है रिलेशनशिप ऑफ इंटेंशन, एक्शन, मोरालिटी एंड लव। इन आपस में इन चीज़ों का कहता क्या रिलेशनशिप है। इंटेंशन के बारे में हमने समझ लिया कि मेरी अपनी एक ऐसे लगता है कि लगन है, मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। एक्शन क्या हो गया? जब मैं उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। फिर हो गया उन्होंने बोला कि मोरालिटी, मुझे लगता है कि हाँ ये जो मैंने काम किया उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन लेवल जनरेट हुआ। गवर्नमेंट भी अब यही चीज़ें बोलती है, ये कानून है, उन्होंने बोलती है मैंने एक जॉब निकाल दी, गवर्नमेंट बोलती है एग्जाम्पल हमने एक जॉब निकाली है, अब जॉब मैंने ऑल ओवर पब्लिक के लिए निकाली है। सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको लगता है कि मुझे फॉर्म फिल करना है। एक्शन, अगर फॉर्म फिल कर लिया मैं इसकी स्टडी करूँगा, उसका भी एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, अगर एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तो जॉब मिल जाएगी, तो अपन में रिलेशनशिप बनता है। तो कंपनियों में भी यही चीज़ें होती हैं, जब कोई जॉब निकलती है बिजनेस एथिक्स में डिसीजन कंपनी को जब देना होता है तो ये चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेते हैं। उन सभी चीज़ों को लेके चलेंगे, उन बंदों को हायर किया, सभी को चांस दो। एक अकाउंट्स की जॉब निकली है, हम जिस एरिया में भी हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे देंगे कि लोग आइए इंटरव्यू दीजिए, हम लोग उन लोगों को फाइंड करेंगे जो हमें लगता है। जब उनको फायर कर लिया जाएगा तो वहाँ पे उनका मोडालिटी लेवल भी चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में बंदा कि हमारे कंपनी में जो काम है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। नहीं है तो उसको कोई ट्रेनिंग दी जाए ताकि कंपनी में उसका बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को हायर कर लिया कल को उसको निकाल देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, अगर भाई उसको नहीं समझ आ रहा तो ये गवर्नमेंट का रूल है। तो डिसीजन मेकिंग कंपनी को इस बेस पे भी लेनी पड़ती है। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंपनी में
कोई भी आपने एथिक्स बनाने हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले लिखा कि आइडेंटिफाई द एथिकल इशू। कंपनी के लिए इशू क्या जनरेट हो रही है, कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस बेस पे कंपनी जो है कोई काम एथिक्स बनाना चाहती है। एग्जाम्पल हम बोलें कि दो गुड्स हम देखना चाहेंगे, आपने बिटवीन ऑप्शन ओपिनियन देखनी हो, टू गुड्स टू बैड्स, दो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, दो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, इनमें हमने ओपिनियन देखनी है। तो कंपनी के लिए एथिकल प्रॉब्लम है ना, क्या राइट है रॉन्ग है, उसके ऊपर कंपनी, जब तक आपको कंपनी को पता ही नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम काम नहीं हो सकता। कंपनी को सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। दूसरा, गेट द फैक्ट, वो प्रॉब्लम आने के पीछे रीजंस क्या है। जब आपको लगता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, क्यों लेना है डिसीजन। मैं बोलूँ मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉई अच्छा था, बड़ा ही ऑनर एम्प्लॉई था, वो छोड़ के चला गया, तो कंपनी को इसके ऊपर एथिकल स्टैंडर्ड दूर होते हैं। कंपनी का पर्सन चला गया तो कंपनी का काम रुकता है, परमानेंट तो नहीं रुकेगा, कुछ दिन के लिए रुकेगा, लेकिन कंपनी को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, फैक्ट लेने पड़ेंगे, बंदा क्यों छोड़ रहा है, क्यों उसको रिटेन कर लें। तो डिसीजन तब भी हो सकते हैं जब हमें पता होगा कि ये बेनिफिट है या नुकसान होंगे। अगर इंटेंशन ही नहीं होगी कंपनी को, तो कंपनी बोलेगी जाने दो भाई, किसी और बंदे को रख लेंगे। अच्छे एम्प्लॉयज को कंपनी कभी भी नहीं जाने देती। थर्ड, इवेल्युएट अल्टरनेटिव एक्शंस, क्या हमारे पास अल्टरनेटिव एक्शंस अवेलेबल हैं। इन चीज़ों को हमेशा देखना चाहिए। मोस्टली कंपनी देखती हैं आपके काम करने, जैसे अगर वो पर्सन कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी कभी भी आपको नहीं रुकेगी। अगर आप सिंगल या सिर्फ आपका कोई स्पेशल काम है जो आप कर रहे हैं, तो कंपनी कभी भी आपको जाने नहीं देगी। कंपनी ये होता है कि ये पर्सन जाएगा तो मे भी थोड़े टाइम के लिए हमें लॉस होगा, क्योंकि नया पर्सन आएगा, फिर अपने हिसाब से काम करेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, तो हमारा टाइम होगा। तो अल्टरनेटिव होंगे तो हम उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करके आगे कर देंगे, कुछ दिन की ट्रेनिंग देंगे, वो बंदा हमारे लिए काम कर सकता है। चूज़ द ऑप्शन फॉर एक्शन एंड टेस्ट इट, जब आपने किसी बंदे को कहता सेलेक्ट कर लिया, मान लो हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत सारे इंटरव्यू हमने ले लिए, उसमें किसी बंदे को रख लिया, उसको एक्शन में ले आएंगे, उसको सेलेक्ट कर लिया, अभी काम करो। जब वो काम करेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट योर डिसीजन रिफ्लेक्ट द आउटकम, अपने डिसीजन को लागू कर दो और आउटकम को देखो। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कंपनी अगर किसी कंपनी में एथिकल बनाना चाहती है, राइट और रॉन्ग ना देखना चाहती है, तो इस प्रोसेस से देखेगी। पहले प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव किसी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे, और लागू करने के उसके आउटकम देखेंगे। आपको मच्छी आ रही है तो कंपनी सोचेगी कि एथिकल अच्छा होगा, नहीं तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम वहाँ पर जनरेट होती है। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग कल करेंगे।